हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर मिडबस्टर सेशन। आई डिम्पल एंड आज हमारे बीच हैं हमारे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर चंद्र प्रकाश, जिनके साथ हम कुछ मिथ्स हैं, फैक्ट्स हैं जो डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे पेशेंट्स ने क्वेरी करी थी। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर, एक बात बताइए, क्या हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ मेल्स ही करा सकते हैं? इन अपकमिंग डेज, इन फ्यूचर अगर किसी फीमेल को करवाना हो हेयर ट्रांसप्लांट, तो फीमेल्स के लिए ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मेल का ही हेयर ट्रांसप्लांट होता है और फीमेल का हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होता है। फीमेल का भी हेयर ट्रांसप्लांट होता है और बेसिकली टेक्निक बेस्ड है। और अच्छे टेक्निक फॉलो करें तो बहुत अच्छे तरीके से फीमेल का भी हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है। लेकिन जनरली क्या है, फीमेल पहले ऑप्ट नहीं करती हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, जितना मेल इजिली रेडी हो जाते हैं कराने के लिए। इसमें क्या होता है कि पहले अगर लग रहा है थिनिंग है फीमेल के लिए, और आप देखोगे डे टू डे में क्या होता है, हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है, थिनिंग हो रही है और हेयर लाइन रिसीड हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अ, हम पहले ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप्स के ट्रीटमेंट आपने सुना होगा, पीआरपी है और जो भी एक्सोसोम्स थेरेपी है, और जो भी मेडिसिन के थ्रू हम रीग्रो कराने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो थिनिंग हो रही है थिकन हो जाए। तो वैसे सिचुएशन में अगर ये सबसे सॉल्यूशन सॉल्व हो जाता है तो फिर जरूरत नहीं पड़ती। अगर जरूरत पड़ती है फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट की, तो हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और अच्छे तरीके से होता है और अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे आप देखोगे कि लोग कितनी फीमेल ऐसे पूछते हैं, क्या मेरा हेयर जितना पहले बड़ा था लंबा था उतना हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? ऐसा कुछ नहीं, उतना ही लंबा होगा, लेकिन टाइम लगता है। क्योंकि जब हेयर ट्रांसप्लांट किया तो उसको 1 ईयर्स लग जाते हैं ग्रो करने में। नॉर्मली भी अगर आपके हेयर अगर छोटे छोटे काट दिए जाए मैम, तो आप बताओ क्या लग रहा है कि वो 2 महीने में आ जाएगा? नहीं आएगा। तो हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया है, तो हेयर ट्रांसप्लांट किया है तो उसको ग्रो करने, मेल के हेयर को ग्रो करने में 6 मंथ लग जाते हैं। जैसा पोस्टेड मेरे इतने बाल हैं तो 6 मंथ लग जाएंगे। तो आपके इतने लंबे बाल हैं तो आप इतने लंबे बाल को ग्रो करने में 1 ईयर तो लगेगा ही लगेगा। तो रिजल्ट जो है बहुत ही उम्दा आता है अगर आइदर मेल करें और या फीमेल करें। दोनों में सक्सेस रेट 98 टू 100% मान के चलें। डॉक्टर, बहुत सारे पेशेंट्स की ये भी क्वेरी होती है कि हमने हेयर ट्रांसप्लांट कराया, उसके बाद हमारा पहले जैसा अपीयरेंस वाला लुक आएगा नहीं आएगा, या बहुत ज्यादा चेंजेस दिखेंगे कि हमने कुछ कराया है अपने बालों में। और बहुत सारी क्वेरी ये भी होती है कि बहुत हेयर लाइन अजीब ना लगे, हमारे हेयर ट्रांसप्लांट पहले वाले लुक वाले ही आएगा, या डेंसिटी कम ना हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद ऑब्वियसली ऐसा सबको लगता है कि क्या मेरा पहले ऐसा लुक आया कि नहीं। मेरे पास बहुत ऐसे कंडीशन होते हैं, कुछ लोग क्या है अपनी पुरानी फोटो ले आते हैं, बोलते हैं सर ऐसा हो जाए। ठीक है, अब डिपेंड करता है, उनको रिक्वायरमेंट है 10,000 ग्राफ्ट की, 8,000 ग्राफ्ट की, 6,000 ग्राफ्ट की। तो उतने ग्राफ्ट दोनों एरिया होने चाहिए ना। हाँ। उतनी डेंसिटी देने के लिए तो या तो किसी और का तो लगा नहीं सकते हैं इसमें, खुद के हेयर लगते हैं। तो इसके लिए क्या है कि अच्छा लुक के लिए अब डिपेंड करता है, अगर किसी को 4,000 ग्राफ्ट 3,000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट उतना डोनर एरिया में है तो बहुत अच्छे तरीके से लुक आ सकता है। और डेंसिटी जो है, डेंसिटी के जो क्वेश्चन आपने पूछा, डेंसिटी डिपेंड करता है कि डोनर एरिया कितना है। ऑब्वियसली टेक्निक कैसा मैं फॉलो कर रहा हूँ, मेरी टेक्निक अच्छी है कि नहीं काम करने की, तो ऑब्वियसली ये भी तो इम्पोर्टेंट फैक्टर रखता है। तो आप देखेंगे प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट में क्लाइंट लोग बहुत हैप्पी रहते हैं और अच्छी डेंसिटी के साथ हम बना सकते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। और आपने बोला जी नेचुरल रहता है कि नहीं, बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये भी पूछते हैं, जैसे कि हेयर मेरे जो है ग्रो करेंगे नहीं करेंगे, लंबे कितने होंगे। तो नेचुरल ग्रो जैसे नॉर्मल हेयर ग्रोथ करता है वैसे ही ग्रो करेगा। आप कटिंग करा सकते हो, सेव करा सकते हो, कुछ भी कराओगे वो ग्रो करेगा। एक बार ट्रांसप्लांट कर दिया तो वो ग्रो करता रहता है। और जहां आपकी आपने एक और क्वेश्चन पूछा मुझसे उसमें कि क्या वो हेयर लाइन नेचुरल आएगा कि नहीं आएगा, तो डिपेंड करता है ऑब्वियसली कि मैं किस तरीके से उसको क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और अच्छे तरीके से क्रिएट करेंगे तो बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही उम्दा आता है, बहुत ही सुंदर लगता है। और कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली उसके बाद जो है बूस्टअप हो जाता है।
और ट्रांसप्लांट का अच्छा रिजल्ट है, यानी कि अगर अच्छे टेक्निक्स करें तो बहुत बढ़िया आएगा, नेचुरल रहेगा। और नेचुरल हेयरलाइन सब लोग ऐसा बोलते हैं, नेचुरल चाहिए नेचुरल चाहिए। क्या होता है कि हेयरलाइन जो है हम जब डिजाइन करते हैं तो नेचुरल, कितने लोग बोलते हैं सर नीचे से और नीचे से और नीचे से, सब मतलब नहीं है उसका। अगर फ्रंटलिस मसल्स पे लगा देते हैं तो वह नेचुरल लगने लगता है। तो टेक्निक है कि हम किस तरीके से उसको डिजाइन करके और प्लेस करते हैं, हेयर को इम्प्लांट करते हैं, वो इम्पोर्टेंट हो। और डॉक्टर मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि पेशेंट्स को बहुत ज्यादा ये भी क्वेरी होती है कि अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो उसमें पेन, बहुत पेन होता है या फिर बेयरेबल वाला होता है, कि हो रहा है, कम हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो चीज भी बताइए आप। ये एक मिथ है कि पेन होता है, पेन नहीं होता है। ऑब्वियसली जब एनेस्थीसिया हम देकर कर रहे हैं, स्टार्टिंग में जो निडल प्रिक का जो पेन होता है, नॉर्मल इंसुलिन सिरिंज हम यूज करते हैं, तो वो इंसुलिन सिरिंज खुद से भी लोग अपना इंसुलिन लेते हैं, बस वो प्रिक का स्टार्टिंग का पेन होता है जो 4-5 जगह पर जो हम प्रिक करते हैं उस जगह, बाकी का फिर जो है उसके बाद पेनलेस रहता है। पूरी सर्जरी पेनलेस होती है, कंफर्टेबली आप सर्जरी करा सकते हो, कोई पेन नहीं। बहुत सारे पेशेंट्स को ये भी होता है कि उनके हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद स्वेलिंग हो जाती है, कितने दिनों तक वो स्वेलिंग रहती है, आईज पे भी स्वेलिंग आ जाती है, तो कितने दिन के प्रिकॉशन उन्हें लेने पड़ेंगे कि वो चीजें हील हो जाएं, और ये टेम्परेरी सिम्टम जो होते हैं उसके बाद के, या फिर वो परमानेंट होता है कुछ। पोस्ट प्रोसीजर स्वेलिंग जो है थोड़ी आती है। और क्या होता है कि जब हम प्रोसीजर कर देते हैं तो यहाँ पर हम एक बैंडेड लगा देते हैं, लेकिन क्या है स्वेलिंग जब है, माइक्रोपोर जो हम यूज करते हैं इसको, और स्वेलिंग बेसिकली आती क्यों है, क्योंकि हम जैसे माइक्रोपोर हटाते हैं तो हम बहुत फ्लूइड यूज करते हैं सर्जरी के लिए। ऑब्वियसली 6 आवर्स तक सर्जरी करते हैं, सारे फ्रीक हो रहे हैं सर्जरी के, टेम्पररी साइड इफेक्ट है स्वेलिंग है। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग ये भी जो पूछते हैं कि आईज पे स्वेलिंग आ जाती है, क्यों आ जाती है, तो कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो लेने होते हैं हमें। ऑब्वियसली सर्जरी के बाद थोड़ा झुकना नहीं है, और बहुत सारे लोग लैपटॉप या फोन यूज करते हैं तो झुककर यूज करते हैं, तो 3-4 डेज थोड़ा अवॉइड करें, थोड़ा अपलिफ्ट रखें अपने हेड को, सोते समय जो है हेड को थोड़ा सा लिफ्ट रखें, पिलो लगा लीजिए उस तरीके से नेक पे। तो उससे क्या है स्वेलिंग जो है आने के चांसेस कम होता है, क्योंकि जो फ्लूइड होता है वो ढूंढ कर जाता है फेस को, इसलिए वो स्वेलिंग दिखने लगती है। और ये टेम्पररी होता है, ये परमानेंट नहीं होता है। तो ये 3-4 डेज में फिर सबसाइड हो जाएंगे, तो इससे डरने की बात नहीं है कुछ भी कि स्वेलिंग परमानेंट रह जाएगा चाहे। तो कोई एज लिमिटेशंस भी होती है हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए, या कोई ऐसे बैरियर्स होते हैं कि कौन कौन नहीं करा सकता, तो एक बार आप वो क्लियर आउट कर दीजिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट की हेल्थ कंडीशन ऑब्वियसली देखते हैं, मेडिकली फिट है कि नहीं। प्रोसीजर बहुत लंबा होता है, 6 to 8 आवर्स का प्रोसीजर होता है, तो मेडिकली फिट रहना इंपॉर्टेंट है। और ऑब्वियसली प्री ट्रीटमेंट सारे जो चेकअप्स कराते हैं, जैसे ब्लड के टेस्ट हुए, और अपने हेल्थ कंडीशन, डायबिटिक है कि नहीं, हाइपरटेंसिव है कि नहीं पेशेंट, तो उसके हिसाब से हमें मैनेज करना होता है, थायराइड का प्रॉब्लम है कि नहीं। और अगर मेडिकली फिट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एज जो जहां पर उनकी बात आती है, तो जनरली प्रेफर करते हैं 23-24 प्लस सर्जरी करने के लिए। और आप हम मैंने तो अपने लाइफ में जो सर्जरी की है, 67 ईयर ओल्ड एक मेल पेशेंट की भी सर्जरी की है मैंने। वो मेडिकली फिट थे और उनको इच्छा थी कि मेरे बाल तो रहने चाहिए जब तक हूँ धरती पर, तो मुझे फिट दिखना है, बॉडी से फिट हूँ, सिर्फ बाल से फिट नहीं हूँ, तो इसलिए सर्जरी की और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि मेडिकली फिट रहे। सर मेडिकली फिट की बात हुई है तो डायबिटिक पेशेंट भी ले सकते हैं, कौन से हमें प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे उनका हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं वो हम उनको प्रिफर करेंगे कि एक तो कंट्रोल हो। ऑब्वियसली अगर डायबिटिक पेशेंट है तो हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि हीलिंग में प्रॉब्लम होती है, और चांसेस होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट का सक्सेस बहुत अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए हम कंट्रोल डायबिटीज, उनको मेडिसिन लेकर के पहले अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाएं और डायबिटीज का मेडिसिन ले कंट्रोल करें, उसके बाद प्रोसीड कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कितने लंबे समय तक उनकी मेडिसिन चलती है, या लाइफ लॉन्ग ही लेनी पड़ती है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मेडिसिन।
हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जनरली वी आर प्रिस्क्राइबिंग few serums, shampoos and minoxidil. तो ये ऐसा नहीं है कि लाइफ लॉन्ग लेना है। 6 मंथ तक तो हम प्रिस्क्राइब करते ही करते हैं, उसके बाद फिर टेपर करते हैं मेडिसिन को, स्लोली स्लोली उसको छुड़ा लेते हैं। और कुछ भी ऐसा नहीं है कि लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा। खाने वाली मेडिसिन, कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स कुछ देते हैं, तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट 6 मंथ्स के लिए देते हैं, 6 to 8 मंथ्स के लिए। उसके बाद फिर आप कर सकते हो सच लाइफ लॉन्ग जरूरत। बहुत सारे पेशेंट ये पूछते हैं कि आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट फेनेस्ट्राइड मेडिसिन लेना जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं लेना चाहता। तो उसके बारे में कुछ बता दीजिए कि वो लेना कंपलसरी है। पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ, फेनेस्ट्राइड मेडिसिन बेसिकली क्या है कि ये डीएचटी, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन को वो ब्लॉक करता है। बेसिकली क्या है, हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन से हार्मोन डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है। वो कन्वर्ट करने में एक एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेज हेल्प करता है, उसको इनहिबिट करता है फिनेस्ट्राइड। तो जब डीएचटी में कन्वर्जन नहीं होता है, तो डीएचटी बेसिकली सेंसिटिव होता है हमारे फ्रंट एंड क्रॉन पोर्शन हेयर। तो उसकी वजह से अगर वो हार्मोन ज्यादा बढ़ जाता है तो वो हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है। तो इसी के लिए हम फेनेस्ट्राइड एडवाइस करते हैं जब ये कंडीशन रहता है तो। लेकिन जब मैं अपनी सर्जरी में हेयर ट्रांसप्लांट के बाद फेनेस्ट्राइड अवॉइड करता हूँ, मैं प्रिस्क्राइब नहीं करता हूँ, क्योंकि जिस जगह से हेयर में हम निकालते हैं और इम्प्लांट करते हैं वो सेंसिटिव नहीं होता है डीएचटी का, तो इसलिए कोई रोल नहीं है उसमें फेनेस्ट्राइड का, तो मैं अवॉइड करता हूँ। और जनरली क्यों लोग अवॉइड करना चाहते हैं, बेसिकली फेनेस्ट्राइड से कुछ साइड इफेक्ट जो है वो बहुत मिनिमल है, जिससे सेक्सुअल डिजायर कम हो जाता है, लॉस ऑफ लिबिडो होता है। तो इसके वजह से लोग पढ़ लेते हैं, इधर उधर से सुन लेते हैं, तो इसलिए पहले ही बोलते हैं नहीं सर्जरी के बाद मैं ये नहीं दूंगा, और ऐसा होता है। लेकिन फेनेस्ट्राइड अगर देते भी हैं तो बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं दे सकते हैं। देने के बाद फिर क्या होता है, जैसे आप ड्रॉप करते हो तो रिबाउंड फिनोमेना हो जाता है, फिर से हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है। तो उसका देने का भी टेक्निक है, कैसे टेपर करना है मेडिसिन को। खुद से ना लें, मैं ये बोलूंगा, एडवाइस करूंगा, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट क्या खुद से ही खाना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे डीएचटी ब्लॉकर करके नाम से ऐसे मेडिसिन आता है, वो लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करना इंपॉर्टेंट है। कंसल्ट करके जैसा प्रिस्क्राइब करें, जिस तरीके से डॉक्टर बताते हैं उस तरीके से आप उसको फिर लें। ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी करने से ज्यादा हेयर लॉस होता है? ये तो मिथ है। सेक्सुअल एक्टिविटी करने से कोई हेयर लॉस नहीं होता है, और ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी करने से ब्लड का फ्लो तेज हो जाता है। ब्लड का फ्लो तेज होगा तो न्यूट्रिशन ज्यादा ज्यादा प्रोवाइड कराएगा हेयर को, तो ऑब्वियसली हेयर ग्रोथ होगा। लोगों के मन में ये भी क्वेरी आती है कि मास्टरबेशन से हेयर लॉस होने लग जाता है। ये भी मिथ है, मास्टरबेशन से कोई हेयर लॉस नहीं होता है। और बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि ज्यादा मास्टरबेशन करने से हेयर लॉस ज्यादा होता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हेयर लॉस के कारण जो है मास्टरबेशन और सेक्स एक्टिविटी नहीं है। लोगों के ये भी बहुत सवाल होते हैं कि हमने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया, उसके बाद जो हमारे एग्जिस्टिंग हेयर है उनका हेयर फॉल होने लग जाती है, ग्रोथ कम होने लग जाती है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद एग्जिस्टिंग हेयर को कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, अगर आपकी टेक्निक सही हो। जनरली हम लोग जो टेक्निक यूज करते हैं तो उसमें हम प्रिजर्व कर लेते हैं, उसके रूट को डैमेज नहीं करते हैं। अगर उसके रूट को डैमेज होगा तभी वो इम्पैक्ट करेगा। और दूसरी बात ये भी है कि हेयर ट्रांसप्लांट से पहले भी उनको हेयर लॉस हो रहा था। वो हेयर लॉस क्योंकि जो एग्जिस्टिंग हेयर है वो तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी होगा, तो अब उसके लिए मेडिकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डीएचटी सेंसिटिव हेयर है। जो हम हेयर ट्रांसप्लांट करते समय जो बाल लगाते हैं वो ग्राफ्ट जो है डीएचटी सेंसिटिव नहीं होते हैं, इसलिए उस हेयर ट्रांसप्लांट के बाद वाला जो बाल है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जो एग्जिस्टिंग हेयर है उसमें इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि अगर हम कुछ ऐसा मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं जिसके लिए कि उसको प्रिजर्व किया जाए, तो ऑब्वियसली हेयर लॉस होगा। तो सर्जरी के बाद हम ये फोकस रखते हैं कि जो हेयर ट्रांसप्लांट किए वो हेयर और एग्जिस्टिंग हेयर दोनों को कंट्रोल करके रखें। और जो पहले थिनिंग हो रही है एग्जिस्टिंग हेयर, उसको थिकन करने के लिए ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस देते हैं क्लाइंट को, और करते हैं पेशेंट्स को उससे ट्रीटमेंट, मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं। और ये भी क्वेरी रहती है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद हेयर फॉल हो रहा है,
तो वो रीग्रो करेंगे नहीं करेंगे? ये भी बड़ा मिथ है। जनरली लोग ऐसा पूछते हैं कि, और लोग फोटो भेजते हैं। कितनी बार फोटो भेजते हैं कि हमारे 5 लाख गिर गए, 10 लाख गिर गए, 4 लाख गिर गए। पिल्लो का फोटो लेके भेजते हैं, फोटो लेकर लेते हैं कि वहां पे बाल गिरे हुए हैं, तो क्या ये बाल फिर से ग्रो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद आफ्टर 10 to 15 डेज से लेकर 1 मंथ, 1.5 मंथ, 2 मंथ तक हेयर फॉल होना स्टार्ट होता है, क्योंकि वो रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं और फिर वो 2 to 4 मंथ में रीग्रो करते हैं। तो ये जो भी हेयर ट्रांसप्लांटेड हेयर होता है वो एक बार फॉल होकर रेस्टिंग फेज में चला जाता है और फिर वो ग्रोथ फेज में आता है, तो वो रीग्रो करेगा 100%। थैंक यू डॉक्टर चंद्र प्रकाश फॉर रियली ग्रेट सेशन। होप सो सबकी मिथ्स जो है, फैक्ट्स जो है, क्लियर आउट हुए होंगे इस सेशन को देख के। तो कोई भी अगर क्वेरी होती है या मिथ है, फैक्ट है, आपके मन में कोई डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।